नमस्कार साथियों, स्टडी टाइम में फिर आपका स्वागत है। अब देखिए, आज के लेक्चर में क्योंकि आप जानते हैं कि समकालीन दक्षिण एशिया पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये चर्चा जो रीजनल एसोसिएशन हैं, जो क्षेत्रीय संगठन हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उस पर पिछले चैप्टर में भी चर्चा हुई। यूरोपीय संघ के विषय में मैंने आपको बताया और आसियान के विषय में बताया। तो इसी प्रकार से चूँकि इस दक्षिण एशियाई ये जो दक्षिण एशिया है, इसमें हमारा देश भारत भी पड़ता है, तो यहाँ इन दक्षिण एशियाई देशों ने भी मिल करके 1985 में इसी प्रकार का एक क्षेत्रीय संगठन बनाया। ढाका में 1985 में भारत, पाकिस्तान और इसके पड़ोसी देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना की। ढाका में, बांग्लादेश में, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और 1985 में इसका निर्माण किया गया। इसका भी जो उद्देश्य था वो ये था कि जो हम दक्षिण एशिया के देश हैं, तो वो देश आपस में एक दूसरे को कैसे सहयोग पहुंचाएं। और एक और भी बहुत बड़ी बात है इस दक्षिण एशिया की कि यहाँ घोर गरीबी है। चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भारत हो, गरीबी बहुत है। तो ये विचार बहुत पवित्र था, विचार बहुत अच्छा था। और उसकी ये जो सार्क, ये जो दक्षेस है और सार्क संगठन, इसकी स्थापना करने में लोग आगे आए, देश आगे आए। इसकी स्थापना भी हुई ढाका में 1985 में। लेकिन आज हम देखेंगे कि जिस उद्देश्य के तहत इसकी स्थापना हुई थी, तो क्या ये अपने उद्देश्य पूरे कर पाया? क्या ये उतना प्रभावशाली संगठन बन के उभरा जैसे कि आसियान और यूरोपीय संघ उभरे? तो मैं यहाँ पर पहले ही आपको बता दूं कि ये संगठन एक प्रभावशाली संगठन के रूप में व्यापार के क्षेत्र में उभर के अपनी गति को नहीं प्राप्त कर सका। एक प्रभावशाली संगठन बन के विश्व पटल पर नहीं आ सका। और क्यों नहीं आ सका, उसके पीछे कई कारण हैं, और आज उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे कि ये एक पवित्र भावना से एक दक्षिण एशिया की गरीबी, भूखमरी और उसको दूर करने के लिए और सामाजिक आर्थिक विकास करने के लिए, दक्षिण एशिया को संपन्न क्षेत्र बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन आज सन 85 में स्थापना हुई थी और आज ये अपनी अधोगति को प्राप्त है, उन्नत के बजाय अपनी अधोगति को प्राप्त है। तो इसके पीछे क्या कारण रहे? अब देखिए क्या समस्याएं रही, ये क्यों संगठन आगे नहीं बढ़ पाया। आइए देखते हैं। नंबर 1, भारत पाक संबंध खराब होना। जो हमारा सार्क संगठन है, तो इस दक्षिण एशिया में दो ही देश प्रभावशाली हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो। एक तो भारत, तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा देश है अपने पड़ोसी देशों में से। दूसरा पाकिस्तान। अब ये दोनों देश जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक इनमें एक समानता विचारों में और आपस में एक अच्छी भावना नहीं आएगी, तब तक इस संगठन का कुछ नहीं हो सकता है। अब इन दोनों देशों के संबंध, जब से ये दोनों देश अलग अलग बने, भारत का एक हिस्सा था पाकिस्तान, अलग होकर के पाकिस्तान बन गया, तो इनके शुरू से ही संबंध खराब हैं। इनका बंटवारा पाकिस्तान का हुआ था धर्म के आधार पर। भारत में रहते हैं हिंदू ज़्यादातर। हालांकि ये भी सच है कि जितने मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। लेकिन इसका पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, और वो मुस्लिम कंट्री है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ हिंदू ज़्यादातर रहते हैं, तो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। तो धार्मिक वैमनस्य जो होता है, ये बहुत ख़राब चीज़ होती है। मैं एक बहुत बड़ी बात करना चाहता हूँ कि एक धर्म की बुनियाद दूसरे धर्म के विरोध पर खड़ी है। आप समस्त धर्म को उठा के देख लीजिए और एक दूसरे से धर्म का कंपैरिजन कर लीजिए। एक धर्म की बुनियाद दूसरे के विरोध पर खड़ी।
तो ये धार्मिक वैमनस्य जो है, और दूसरा एक पॉइंट है जम्मू कश्मीर का मामला। कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान दावा ठोंकता रहता है कि हमारा है, क्योंकि वहाँ मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, जबकि वो लिखत पढ़त में और कानून कायदे के हिसाब से देखा जाए तो भारत का अभिन्न अंग है। अब तो धारा 370 सरकार ने ख़त्म कर दिया है, तो कोई उसका प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन पाकिस्तान के दिल में ज़रूर सांप लौट जाते हैं कि भाई क्यों ख़त्म कर दिया, कैसे ख़त्म कर दिया। तो इसके संबंध जो है, और कई युद्ध भी भारत और पाकिस्तान के बीच में हो चुके हैं। अब इस समय वर्तमान में देखिए तो और भी ज़्यादा संबंध खराब हैं। तो फिलहाल तो निकट भविष्य में इनके संबंधों में कोई मधुरता आएगी, मुझे तो सय और मात का खेल भले हो, दिखावा जरूर हो, लेकिन भीतर से कोई अच्छी भावना नहीं आ सकती है, क्योंकि धर्म आड़े हाथों आ रहा है, वो कश्मीर आड़े हाथों आ रहा है। दूसरा पॉइंट है कि धर्म की भिन्नता। अब धर्म यहाँ इस पूरे दक्षिण एशिया में, जैसा मैंने बताया, 8 देश हैं। एक अफ़गानिस्तान, वहाँ 100% मुसलमान रहते हैं। पाकिस्तान, वहाँ 98% मुसलमान रहते हैं। भारत में 80% हिंदू रहते हैं, 15% मुसलमान रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं। यहाँ भी धार्मिक भिन्नता है। इसके बाद अब देख लीजिए, नेपाल में देख लीजिए तो वहाँ हिंदू रहते हैं, हालांकि उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया, लेकिन हिंदू वहाँ रहते हैं। बांग्लादेश में देख लीजिए मुसलमान ज़्यादा रहते हैं। भूटान में आप देखिए तो भूटान में बौद्धिस्ट रहते हैं। श्रीलंका में देखिए तो वहाँ ज़्यादातर बौद्धिस्ट रहते हैं। मालदीव में आ जाइए तो मालदीव तो अलग है ही है, थोड़ा सा दक्षिण एशिया का मान लिया गया हिस्सा समुद्र में है, तो वहाँ भी मुसलमान रहते हैं। तो आप देखिए धार्मिक विभिन्नता है। और अभी भी मैंने बताया कि एक धर्म दूसरे धर्म की बुनियाद जो है वो नफरत पर ही टिकी हुई है, लड़ाई पर ही टिकी हुई है। तो यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए उनमें आपस में जुड़ाव नहीं है, उनमें आपस में एकता नहीं हो पाती है। अब दक्षिण पूर्व के अभी देशों आसियान के विषय में मैंने बताया, वहाँ सांस्कृतिक एकता है और वो सफल है संगठन। जब एक समानता होती है, भाषा की समानता नहीं है, धर्म की समानता नहीं है, क्षेत्रीयतावाद की समस्याएं हैं, राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण है। अब अगला देखिए, आपसी विश्वास की कमी। जब धर्म भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भिन्न धर्म के आचरण हैं और उसके धर्म से लोग धर्म के अनुरूप आचरण करते हैं, तो जो भिन्नता आ जाती है, एक धर्म की बुनियाद दूसरे धर्म के विरोध पर टिकी हुई है, तो विश्वास कहाँ से होगा? विश्वास की कमी है। और जो पांचवा जो है, ये मैंने दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया, चौथा पॉइंट जो है, वो जो हमारे भारत के जो पड़ोसी देश हैं, वो पड़ोसी देश भारत से बहुत छोटे छोटे हैं और भारत उनकी तुलना में बहुत 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 बड़ा देश है। तो ये देश हमेशा भारत को शंका की निगाह से देखते हैं और डरते हैं। डरते इसलिए हैं कि ज़्यादा हम घुलेंगे मिलेंगे, ज़्यादा तवज्जो देंगे, ज़्यादा मदद लेंगे तो ये भारत कहीं अधीन न कर ले अपने, भारत कहीं हमारे ऊपर हावी न हो जाए, ये बड़ा देश है। तो वो उस थोड़ा दूरी बना के रखते हैं, सशंकित रहते हैं भारत से। जबकि भारत की विदेश नीति में ऐसा कुछ नहीं है, भारत के संविधान में ऐसा कुछ नहीं है कि वो इनके ऊपर हावी हो जाएगा, वो इन पर कब्जा कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो लेकिन ये खामखा देश डरते रहते हैं, क्योंकि भारत बहुत आकार में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी जनसंख्या वाला है, आर्थिक शक्ति भी बहुत बड़ी है, इसलिए इनको खामखा का डर है, वैसे इसमें कोई दम नहीं है। इसके बाद पांचवा है नियमित बैठकें और सम्मेलनों का अभाव। जो सार्क का गठन किया गया था, उसकी जब भारत पाकिस्तान के संबंध ज़्यादा खराब हो गए, भाई भारत पाकिस्तान ही दो मुख्य देश हैं, अगर ये दो मुख्य देश और यही एक दूसरे की कटिंग करते हैं, यही एक दूसरे से लड़ते हैं, इन्हीं में वैमनस्यता है। तो जब इन्हीं दोनों बड़े देशों में वैमनस्यता है, तो इसका सार्क का होगा क्या? तो अब इनकी जब संबंध खराब हो जाते हैं तो बैठकें नहीं होती, सार्क की नियमित बैठकें नहीं हो पाती। जब नियमित बैठकें नहीं हो पाती हैं तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, उसमें निर्णय कैसे लिए जाएंगे? इसके बाद छठा पॉइंट आपका जो है, वो दक्षिण एशिया में चेतना का अभाव है। दक्षिण एशिया एक ऐसा भूभाग है, जैसा कि मैंने बहुत सारी भिन्नताएं बताई, राजनीतिक अस्थिरता बताई, विश्वास की कमी बताई, धर्म की भिन्नता बताई, भाषा की भिन्नता भी है इसमें, और भारत पाक संबंध भी खराब हैं, सब तरफ से इसमें दिक्कतें हैं। तो अब दक्षिण एशिया में चेतना का अभाव, चेतना का मतलब क्या हुआ कि ये जो 8 देश हैं, ये
अब जब देख रहे हैं कि भारत पाकिस्तान आपस में लड़े जा रहे हैं, उनमें दुश्मनी है, कुछ होता नहीं है, बैठकें नहीं नियमित होती हैं, तो अब जैसे श्रीलंका का झुकाव है वो आसियान की तरफ है, और नेपाल का झुकाव और बांग्लादेश का झुकाव जो है वो चाइना की तरफ है। भाई जब ये आपस में लड़ेंगे, संगठन कमज़ोर होगा, तो जो दूसरे जो छोटे देश हैं वो दूसरे संगठनों की तरफ रास्ता देखेंगे, उनकी तरफ मुंह अपना करेंगे। तो इसलिए ये दक्षिण एशिया में मतलब जो है चेतना का भी अभाव है कि हम अपनी दक्षिण एशिया को कैसे संगठित करें, कैसे मजबूत करें। तो जब संगठन कमज़ोर है तो ये छोटे छोटे देश जो है दूसरे संगठनों की तरफ मदद के लिए गुहारते हैं और मुंह देखते हैं, तो चेतना का अभाव है। अच्छा, अगला पॉइंट है 7th जो है राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता के विषय में मैंने अभी आपको अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कितनी हर देश में राजनीतिक अस्थिरता रही है। अफ़गानिस्तान में तो वहाँ पर मैंने बताया, पाकिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप रहा है, मुल्ला मौलवियों का, कट्टरपंथियों का और आतंकवाद का वहाँ पर हस्तक्षेप लोकतंत्र को खतरे में डालने में लगा रहता है। भारत में भी वैसे तो भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है, यहाँ पर शुरू से संविधान आज 70 वर्ष गुजर गए सफल है, लेकिन यहाँ सांप्रदायिकता और यहाँ जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्या है। जनसंख्या तीव्र वृद्धि है जनसंख्या में, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। यहाँ की भी कुछ अपनी समस्याएं हैं। नहीं, चीन कैसे आगे निकल गया। इसके बाद ये राजनीतिक अस्थिरता हर देश में है लगभग, और जब तक राजनीतिक अस्थिरता रहेगी देश कभी विकास नहीं कर सकता। शुल्क की दरों में, ये शुल्क की दोनों देशों, अब चूँकि भारत बहुत बड़ा देश है, उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उसकी तुलना में रुपया की तुलना में और देशों का जो मुद्रा है वो काफ़ी कम है। ऐसी सिचुएशन में यह तो भारत बहुत ज़्यादा उनको आगे आए भाई कि हम हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हैं। अभी तक भारत अपने पड़ोसी देशों का सर्वमान्य नेता नहीं बन पाया। अब ये भारत में कमी है या उन पड़ोसी देशों में विश्वास की कमी है, ये तो चिंतन करने का विषय है। तो ये शुल्क की दरें बहुत अधिक हैं। शुल्क की दरें बहुत अधिक होने के कारण व्यापार नहीं हो पाता है एक दूसरे देश में। अब एक पॉइंट और यहाँ पर आता है कि ये नवा पॉइंट है कि गरीबी, भुखमरी और आतंकवाद को समाप्त करने पर तो चर्चाएं कोई करता नहीं है। जो साझे की समस्याएं हैं, 8 देशों की समस्याएं, गरीबी है, भुखमरी है, आतंकवाद से जूझ रहे, करे भी कैसे। वो तो पाकिस्तान खुद आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, वहाँ आतंकवादी संगठन है, वहाँ उनको पालता पोसता है, उनको आर्थिक मदद दिलाता है। वहाँ के जो धार्मिक उन्मादी हैं वो उनको आर्थिक मदद करते हैं, तो वो कहाँ से उसको आतंकवाद ख़त्म करने की बात करेगा। तो इस पे गरीबी कैसे ख़त्म हो, भुखमरी कैसे ख़त्म हो, आतंकवाद कैसे समाप्त हो, इन पर चर्चा नहीं की जाती है। चर्चा किस पे की जाती है? दोनों देशों के द्वारा ये जो द्विपक्षीय विवाद हैं दोनों देशों के, उस पर हवा ज़्यादा दी जाती है। एक दूसरे को दोषी ठहराना, एक दूसरे की मुखालफत करना। पाकिस्तान की मीडिया भारत की मुखालफत करता है, भारत की मीडिया पाकिस्तान की मुखालफत करती है। तो ये केवल जो नफ़रत का माहौल है दोनों देशों के बीच में और उन देशों की जनता के बीच में नफ़रत फैलाना, ये हावी हैं। लेकिन दोनों देश अपने दिल से, आत्मा से अगर ये ठान लें कि नहीं, में गरीबी दूर करना है, भुखमरी दूर करना, आतंकवाद को समाप्त करना है, तो कुछ बात बने। तो इस जरिए से ये मनसा नहीं है, दिखावा है, और इसीलिए ये सार्क संगठन जो है ये हमारा कमज़ोर है। अभी तक अपनी जो उद्देश्य थे उनको प्राप्ति नहीं कर पाया और अधोगति को प्राप्त है। मैं तो ये कहूँगा कि अधोगति को प्राप्त है। इस समय तो बहुत ही स्थिति खराब है। हाँ देखिए, वैसे तो अपनी अधोगति को ही प्राप्त है, लेकिन थोड़ी तरक्की हुई है। वो तरक्की ज़रा देख लेते हैं क्या हुई है। कि इन्होंने जब कई बैठकें हुई, कई चक्र में बैठकें हुई, तो ये एक 1995 में एक साफ्टा एक कानून बना इन जो सार्क के सदस्य देश हैं, और 1995 में, और वो 2004 तक वो चला। तो साफ्टा क्या था? दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता है कि हम वरीयता देंगे।
मतलब व्यापार सदस्य देशों के बीच में जो व्यापार का आवागमन है, जो व्यापार होना है, उसमें हम वरीयता देंगे, प्राथमिकता देंगे। ये इसको साफ्टा कहा गया, लेकिन 2004 में उस साफ्टा का नाम बदल करके उस साफ्टा का स्थान साफ्टा ने ले लिया। साप्टा पी है और फिर ये साफ्टा ने ले लिया। और साफ्टा का मतलब होता है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र ये साफ्टा होता है। तो इस्लामाबाद में 12वां शिखर सम्मेलन इसका हुआ और इसमें इसका नाम ये बदल करके साफ्टा रखा गया 2004 में। और ये 2016 तक ये कहा गया कि भाई जो शुल्क है, जो टैरिफ है, वो 0% से 5% तक मतलब घटाई जाए। सदस्य देश जो है 0 से 5% तक वो टैरिफ घटा सकते हैं। जो चुंगी वगैरह, जो माल के आवागमन में जो शुल्क होते हैं, वो जो लिए जाते हैं, जिस देश में माल आता है वो देश लेता है, तो वो 0 से 5%, इससे अधिक नहीं। तो ये इतना काम हुआ है। लेकिन फ़िलहाल तो इस संगठन को हम अभी बहुत ज़्यादा नंबर नहीं देंगे और बहुत ज़्यादा सफल नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके असफलता के कारण बहुत सारे हैं, वो मैंने बता दिए। तो आज से ये समकालीन दक्षिण एशिया में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जितना अधिक से अधिक बताया जा सकता था मैंने आपको बता दिया। तो ये 5वां चैप्टर आपका समाप्त हुआ। नमस्कार।